नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विथ सूरज में। और इस चैनल को मैंने आज ही बनाया है दोस्तों। इसमें मैं यूजीसी नेट से रिलेटेड या फिर हिंदी साहित्य से जो भी आपकी आगामी परीक्षाएं हैं उनसे बनने वाले प्रश्नों को मैं समझाऊंगा या फिर इसमें हम प्रैक्टिस करते चलेंगे। अगर आप अपने टॉपिक करते हैं, जैसे आप आदिकाल, भक्तिकाल या फिर रीति या फिर आधुनिक काल, हम कुछ भी अगर छायावाद इत्यादि कोई सा भी चैप्टर हम अगर पढ़ते हैं तो हमें क्या मिल सकता है, इसमें हम इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी एक तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं, जिससे हम अपना भी आकलन कर सकते हैं दोस्तों कि जो हमारी तैयारी है वो कहाँ पे चल रही है। ठीक है, हमें कई सारे जो नए प्रश्न देखने को मिलते हैं वो हमें इन्हीं प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से मिलते हैं दोस्तों। तो बनते हैं चलते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, मतलब कि ये आदिकाल से भी पहला एक चैप्टर होता है जिसमें कि इतिहास के बारे में चीज़ें बताई जाती हैं। और ये बताया जाता है हमें कि जो ये साहित्य के लेखन की परंपरा है या फिर साहित्य की शुरुआत हुई है वो सबसे पहले कहाँ से हुई है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इसमें देखो प्रश्न क्या बन रहा है। इसे देखो, पहला प्रश्न क्या बनता है, हम पहले प्रश्न की तरफ जाते हैं और आप ये चेक करिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही बन रहे हैं दोस्तों, ताकि आप भी एक आकलन इसमें लगा सकें अपना अपना। ठीक है, तो पहला प्रश्न की तरफ बनते हैं। तो पहला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। साहित्य के इतिहास के लिए, साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया था। किसके लिए इतिहास दर्शन, किस चीज़ के लिए, साहित्य के लिए। ठीक है, तो किसने किया था, गिरियर्सन, वोल्टेयर, नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों इस साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा दी थी वोल्टेयर ने। किसने दी थी, वोल्टेयर ने दी थी। अगला प्रश्न बनता है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है तथा निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत का इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को देखते हुए साहित्य के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है। तो ये दोस्तों ये किस विद्वान का कथन था। हिंदी साहित्य से जो तैयारी कर रहा है उनको ये सबको पता है कि रामचंद्र शुक्ल का है। और मैं आपको बता दूं कि 2023 के यूजीसी नेट में यही परिभाषा प्रश्न बना था कि उसने, जो रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने साहित्य के लिए किन किन शब्दों का उसमें प्रयोग किया था दोस्तों। जैसे कि इसमें आ जाता है अपना अपना सांस, इसमें उन्होंने बोला है कि सांप्रदायिकता है, धार्मिकता है, तीन चार शब्द हैं इनमें इनके जिनका इन्होंने प्रयोग किया हुआ है दोस्तों। उसमें एक सांस्कृतिक था जो नहीं था। मैं इसका आंसर है सांस्कृतिक जा रहा था यूजीसी नेट दिसंबर 2023 वाले प्रश्न में। अगला तीसरा क्वेश्चन देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान द्वारा किया गया है दोस्तों। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास, सबसे पहला प्रयास किसने किया था। गिरियर्सन, गारसदा तासी, विलियम जोन्स, रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों गारसदा तासी ने किया था। और पुस्तक का नाम था क्या था, इस्तवार द लिटरेचर एंडोवी ए हिंदुस्तानी ग्रंथ। देखो अगला क्वेश्चन यही बन गया। देखो कि चौथा प्रश्न क्या बन गया, इस्तवार द लिटरेचर एंडोवी हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया। फ्रेंच में, इंग्लिश में, हिंदी में, इटालियन में। तो ये दोस्तों ये किस में लिखा है, फ्रेंच भाषा में लिखा था। ये 1839 में। देखो ये दो भागों में आई थी, मैं तुम्हें बता देता हूँ। 1839 में आई है और एक आई है 1847 में। कब आई है, 1847 में। इसका दूसरा संस्करण आया था 1871 में। किसका, इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी का, जो पुस्तक किसने लिखी है, गारसदा तासी ने लिखी हुई है। और ये ही ग्रंथ जो है या फिर हम ये जो रचना है, ये हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे पहली पुस्तक मानी गई है। हालांकि ये कालक्रम अनुसार इन्होंने लिखा हुआ था अपना इतिहास। तो ये एक कह सकते हैं कि वर्ण, उसे हम बोल सकते हैं कि डिक्शनरी, जो लैंग्वेज होती है, डिक्शनरी होती है, उसके अकॉर्डिंग ये साहित्य की दृष्टि से नहीं रखा गया। क्योंकि इसमें क्या था कि वर्णात्मक क्रम, जो भी राइटर हैं उनके नाम के पहले अक्षर के अनुसार उन्हें रखा गया था, जो कि एक उपयुक्त पद्धति, सही से पद्धति नहीं मानी जाती है दोस्तों। अगर ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं या फिर आपको डिटेल अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन बन रहा है इसमें, इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। गिरियर्सन, मिस्र बंधु, गारसदा तासी, वोल्टेयर। मैं बता चुका हूँ आपको कौन है, गिरियर्सन है दोस्तों। ठीक है, अगली पुस्तक अगला अगला प्रश्न बन रहा है आपके लिए, एक मिनट। अगला प्रश्न क्या बन रहा है हम सबके लिए, इसमें ब्रूस ऐसा आ रहा है तो हम देख लेंगे कि ये इस तरीके से बन रहा है। चलो हम इसे हटा देंगे। अगला देखो, छठा प्रश्न बनना है,
केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। तो दोस्तों मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये प्रश्न इतना बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न देखो दोस्तों, इतना बड़ा प्रश्न है, कैसे बोल रहा हूँ मैं इस चीज़ को। ये जून 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी, सॉरी 23 वाला, जो जून 2023 का यूजीसी नेट का पेपर था, उसमें ये प्रश्न बना था। और ये किसके, इलियट की है, रामचंद्र शुक्ल की है, जॉर्ज लुकास की है, या श्याम सुंदर दास की है दोस्तों। तो ये किसका कथन है, चार्ल्स इलियट का। और 2023 के प्रश्न में बन भी रखा कि इलियट का जन्म कब है, 1888। कब होगा इलियट का जन्म, 1888। लुकास का जन्म कब हुआ, 1885 में। रामचंद्र शुक्ल का जन्म क्या हुआ, 1864 में। श्याम सुंदर दास का जन्म कब हुआ है, 1875 में दोस्तों। तो ये सीरीज क्रम में आया था दोस्तों। टी.एस. इलियट का भी आया था, और लास्ट में उसमें था रिचर्ड 1893 का था। तो ये प्रश्न यूजीसी नेट में बन रखा है इस बार के परीक्षा में। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न क्या बोल रहा है। अगर आपको ये डिटेल्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला बन रहा है, 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। 1888 में बोल रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के रूप में विशेष रूप में हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। मिस्र बंधु विनोद का, इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी का। इसका तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके मैंने अभी आपको बता दिया। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है, डी आंसर है। क्योंकि देखो मिस्र बंधु विनोद कब आई है, 1913 में आई है दोस्तों, 1913 में। और मिस्र बंधु विनोद जो है 4 भागों में, कितने भागों में है, 4 भागों में। शुरुआती 3 भाग 1913 और चौथा भाग 1934 में दोस्तों। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल का है ये तो 1829 में आई है। कब आई है, सॉरी 1929 में आया है। ठीक है, और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 में आई है। तो ये एकदम सही आंसर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बनते हैं। कौन सा प्रश्न आपका, 8वां प्रश्न देखते हैं। गिरियर्सन के इतिहास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ग्रंथ को कालखंडों में विभक्त किया है। पहला ऑप्शन ये रहा, प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। ये भी अगला ऑप्शन हो गया। इस ग्रंथ के आधार स्रोतों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन ये, काल विभाजन नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है इसमें है, इस क्वेश्चन का आंसर है डी, काल विभाजन नहीं किया है। दोस्तों काल विभाजन किया हुआ है। काल विभाजन भी इन्होंने किया था। सबसे पहले काल विभाजन और नामकरण सबसे पहले गिरियर्सन ने किया था। अपने हिंदी साहित्य जो इतिहास है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ, सॉरी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को 11 भागों में बांट रखा है दोस्तों। मैं तुम्हें बता रहा हूँ 11 भागों में, और कालक्रम भी इसमें रखा हुआ है। और भक्ति काल को इन्हें 7वें नंबर पर रखा हुआ है। आई थिंक भक्ति काल 7वां नंबर पे है, याद रखना। अगला क्वेश्चन बन रहा है इसमें 9वां क्वेश्चन। ये डिटेल्स आ जा रही हैं। तो मेरा क्या क्वेश्चन, देखो यूजीसी नेट के पर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर क्वेश्चन की डिटेल पता होनी चाहिए दोस्तों। मैं मान सकता हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा स्लो लेके चल रहा हूँ, मेरा पहला वीडियो है, मुझे इतना ज़्यादा अनुभव भी नहीं है इस तरीके से कि कैसे बनाया जाता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर क्वेश्चन की थोड़ा थोड़ा डिटेल में आपको बताते चलूँ, ताकि ये क्वेश्चन के कभी भी अब आगे क्वेश्चन बने तो आप आराम से कर सकें। 9वां क्वेश्चन आ रहा है, देखो 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य इतिहास में नहीं माना जा सकता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या बन रहा है इसमें, 9वां के ऑप्शन देखते हैं। कालक्रम और सन, युगिन चेतना, प्रवृत्ति विश्लेषण, उक्त तीनों के अभाव के कारण। तो उक्त तीनों का अभाव के कारण इसमें माना गया। क्योंकि देखो इसमें ना 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल किसने लिखी है, नाभादास ने लिखी है। कब लिखी है दोस्तों, नाभादास ने लिखी है। 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन वार्ता किसकी है, गोकुलदास की है, गोकुलदास की है। ये पुस्तकें क्यों मानी गई कि साहित्य की दृष्टि से बाहर, इसमें कालक्रम नहीं है, संवत नहीं है, युग की चेतना नहीं दी गई है। क्योंकि ये एक प्रकार से सांप्रदायिक, मतलब सांप्रदायिक नहीं बोल सकते हैं, उस समय के समाज को लेकर लिखी गई है दोस्तों, है ना। तो इसमें काल का अभाव है और रचना के सनों का भी इसमें काफ़ी कुछ अभाव था, इसलिए इनको नहीं रखा गया। जबकि ये द मॉडर्न जो अपनी गारसदा तासी की पुस्तक, उनसे पहले की लिखी हुई पुस्तकें हैं, लेकिन फिर भी इनको साहित्य कोटि में नहीं रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन, एक मिनट माफ़ी चाहूँगा।
10वां क्वेश्चन, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान ग्रंथ के लेखक, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो अभी हमने बोल दिया कि समय नहीं लेंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन 1888 की पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, अभी ये क्वेश्चन ऊपर बन चुका था। गारसा द तासी, अगला प्रश्न है 11वां, गारसा द तासी लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में कौन सा कथन असत्य है? गारसा द तासी के लिए इसका, ये देखो जो मैंने डिटेल तुम्हें बताई थी, देखो प्रश्न बन के आ गया है। इसका प्रथम भाग 1839 तथा द्वितीय भाग 1847 में आता है, बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी आपको बता दिया। इसमें कवियों की सूची के अंग्रेजी वर्णाक्रम की प्रयोग काल विभाजन का अभाव है, बिल्कुल सही बात है। देखो इसमें मैंने क्या बोला, इसमें जो कवियों की सूची में अंग्रेजी वर्णाक्षर क्रम को प्रयोग तथा काल विभाजन का अभाव है, बिल्कुल सही बात है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का यह पहला प्रयास सब तरह से संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अच्छा, ये थोड़ा अटपटा सा है। हिंदी से हिंदीतर भाषी कवियों का घालमेल हो गया था। तो इसमें देखो आंसर क्या है, सी आंसर है इसका, सी आंसर, क्योंकि इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास तो हुआ है, लेकिन बोला सब तरह के संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत होता है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि देखो दोस्तों, हिंदी साहित्य या इतिहास को लिखने की 4 पद्धति थी, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। तो जो इन्होंने अपना इतिहास लिखा है ना, वो लिखा हुआ कालानुक्रम पद्धति से, इन्होंने और शिव सिंह सेंगर ने, है ना। तो लेकिन इसमें ये बोल रहा है कि सारा इतिहास ग्रंथ लेखन का जो सारा इतिहास ग्रंथ के उदाहरण प्रस्तुत करता, तो ऐसा नहीं है, और वैसे भी वो वर्णानुक्रम पद्धति है। दूसरी चीज़, अगर साहित्य लेखन की सबसे विवादास्पद, सबसे खराब कोई पद्धति है तो वो वर्णानुक्रम पद्धति है, क्योंकि वो शब्दकोश लेखन के अंतर्गत आ जाता है। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के सीरीज चलती है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अटपटा माना जाता है या फिर गलत माना जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बनते हैं। देखो समय कितना हो चुका है, क्योंकि मेरे पहली वीडियो में ज़्यादा नहीं डालूंगा मैं, रिस्पॉन्स वाली बात क्या है इसमें, आपको क्वेश्चन या फिर मैं आपके कमेंट देखूंगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, मैं कुछ फास्ट तो नहीं बोल रहा, या फिर मैं ज़्यादा तो नहीं समझा रहा, या फिर मैं कुछ, जो भी मेरी कमियाँ होंगी तो आप मुझे बताएंगे, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का परिवर्तन का श्रेय किसे जाता है? ग्रियर्सन को, शिव सिंह सेंगर को, गारसा दा तासी को, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का परिवर्तन, देखो हमें इसमें पता ही है कि इसमें सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का लेखन परंपरा किसने किया? गारसा दा तासी ने। ये क्वेश्चन तो रिपीटेड हो गया है। तो दोस्तों देखो, शब्द हो सकता है कि क्वेश्चन समझ अलग हो रहा है, लेकिन आप अगर उसकी समझ को पकड़ पा रहे हैं तो वो देखो क्वेश्चन सेम वही है कि जिन्होंने पहली पुस्तक ली है ना, तो वही ये क्वेश्चन है। देखो, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का, हिंदी साहित्य का किसने किया था? गारसा दा तासी ने किया था। इस्तवार लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी था 1839, 1847, 1871 में दूसरा भाग था, फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुई है ना। आयरलैंड मोही थी ऊपर से, ये मैं तुम्हें ये भी बता रहा हूँ। देखो अगला, देखो 13वां क्वेश्चन, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, किसके द्वारा? शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, शिव सिंह सरोज, किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1850, 1873, 1863, 1883। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? 1883 में। और मैं एक चीज़ तुम्हें बता देता हूँ, शिव सिंह सेंगर ने, अगर इसमें कवियों की संख्या पूछ ली जाए तो इसमें कवियों की संख्या थी 838 कवि थे इसमें दोस्तों। सॉरी 700 लिख दिया मैंने, 838 कवि थे इसमें, 838 कवि थे, ठीक है। तो और गारसा दा तासी वाले में 738 कवि थे, 738 और 838, याद रखना इस चीज़ को आप। अगला क्वेश्चन चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य है, मैंने क्या बोला था आपको, साहित्य को लेखन की जो 4 पद्धति थी, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। अगला क्वेश्चन देखो उसी से आ गया कि विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य है वर्णमाला के अक्षर क्रम से कृतिकारों का परिचय। ये तो हमें पता ही है तुम लोगों को, वर्णानुक्रम पद्धति होती है भाई, ये तो हमारा हो गया कट, पहला ऑप्शन क्या हो गया? कट। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये देखो भैया कार्ल मार्क्स तो चल नहीं रहा है ना। काल क्रम के अनुसार कवियों का परिचय, ये भी बात है बिल्कुल गलत। जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय, सामाजिक और वातावरण का विश्लेषण, आंसर है डी। क्योंकि जो विधेयवादी पद्धति है ना दोस्तों, विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता है तेन। कौन है? तेन ने इसको ना 3 शब्दों में डिफाइन किया हुआ है। 3 शब्द में देखो क्या क्या 3 शब्द थे, एक था जाति है, दूसरा था क्षण विशेष, दूसरा क्या दोस्तों? क्षण विशेष, और तीसरी चीज़ है जाति, परंपरा, क्षण विशेष और सामाजिक चीज़ें, सामाजिक, राष्ट्रीय, सामाजिक लिखा हुआ है ना, सामाजिक ये चीज़ें हैं। तो जाति है, क्षण विशेष और समाज, तो इन्होंने इसको 3 शब्दों में बताया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
15वां क्वेश्चन में बोल रहा है कि मिस्र बंधु विनोद, क्या बोल रहा है प्रश्न में ये, मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण दिया दोस्तों। मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ में कवियों का कितना है, 4500, 4000, 1000 या फिर 5000 दोस्तों। तो इसका आंसर क्या बन रहा है, 5000। मैं तुम्हें एग्जैक्ट संख्या बता देता हूँ मिस्र बंधु विनोद की दोस्तों। मिस्र बंधु विनोद की कितनी संख्या थी, 4591 थे। मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको, 4591 कवि थे। और दूसरी चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मिस्र बंधु विनोद का जो ग्रंथ है ना, इसको रामचंद्र शुक्ल ने प्रकांड ग्रंथ बोला हुआ, प्रकांड बड़ा भारी ग्रंथ। उसका रीज़न यही है कि इसमें कितने कवि हैं, 4591 कवि हैं। अब इन्होंने ऐसा कैसे ग्रंथ कर दिया कि जिसमें 4591 कवि लिख दिए। तो दोस्तों था ना, नागरी प्रचारणी सभा थी, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई है, 16 जुलाई 1893 में हुई है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, 16 जुलाई 1893 को। और इसी ने 1900 में, कब, 1900 में हिंदी के हस्तलिखित नोट्स की खोज का एक कार्यभार चालू किया था। मतलब कि इन्होंने बोला कि हिंदी के हस्तलिखित नोट्स जो भी होंगे उसकी खोज प्रणाली ने शुरू करी। और 1900 से 1908 तक दोस्तों याद रखेंगे, 1900 से 1908 तक उसका जो कार्यभार था वो श्याम सुंदर दास के पास था। किसके पास था, श्याम सुंदर दास के पास था। लेकिन 1908 से 1916 के बाद ना ये मिस्र बंधु के हाथ में आ गया। किसके हाथ में आ गया दोस्तों, 1908 से 1916 के बीच में मिस्र बंधुओं के हाथ में आया। और मिस्र बंधु में भी 3 भाई हैं। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, गणेश बिहारी हैं, दूसरा है सुखदेव बिहारी और तीसरा है श्याम बिहारी। तो दोस्तों जो ये हिंदी के हस्तलिखित नोट्स की खोज कार्य जो निकला था और इसका कार्यभार जो अध्यक्ष के रूप में 1908 से 1916 के बीच जो मिस्र बंधु रहे हैं ना, मिस्र बंधु में भी ये 2 भाई थे। याद रखना, एस और एस, डबल एस से बना देना। देखो सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी को कार्यभार इन दोनों को मिला था। 1908 से 1916 तक ये कार्यभार संभाला था। तो लोग इनके पास ना साहित्य लेके आते थे कि ये मिला है, ये मिला है। तो इन्होंने तब जाके अपना जो साहित्य लिखा ना दोस्तों, तो उसमें 4591 कवियों का विवरण है। इसका रीज़न समझ रहे हो, क्योंकि उनके पास ये इतना डाटा क्यों है, लोगों ने उनको खुद दिया है कि ये हस्तलिखित ये मिला, ये मिला, ये मिला, इसलिए ये सबसे बड़ा साहित्य भी इनका माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मिस्र बंधु तो हमारा कर ही लिया है। अब प्रश्न है 16 प्रश्न, मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग। देखो मैंने तुम्हें बता दिया। देखो अगर आप तैयारी यहाँ पे करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, यकीनन मैं आपको आपके सब्जेक्टिव जो भी आप टॉपिक पढ़ के आ रहे हैं तो उसमें ऐसे ऐसे फैक्ट बताऊंगा कि आप खुद सोचेंगे कि आपने पढ़ा जरूर है, लेकिन उसमें यार नई नई चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। और अगर आपको ऐसा ये फैक्ट अच्छे लगते हैं, जानकारी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना मेरे भाइयों, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है और मैं सोचूंगा जो भी मेरा, चाहे मेरे पे 1 व्यूज़ आए, 2 आए, 3 आए, 10 आए, मुझे मतलब नहीं है, तो मैं कंटिन्यू काम करूंगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो या कंटेंट या जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 आप एक बार ना कमेंट जरूर कर देना, मैं जरूर देखूंगा। तो देखो मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग मैंने अभी को बता दिया कि कब आए थे, 1813, 1903, 1914, 1913। तो इसका आंसर क्या है, 1913 दोस्तों। 1913 है। अब 1913 में देखो, 1913 में 3 भाग आए हैं और 1934 में 1 भाग आया। तो मिस्र बंधु विनोद की जो आई थी पुस्तक, ये मिस्र बंधु विनोद में टोटल भाग कितने हैं, 4 भाग हैं। याद रखना कुल कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, एडविन ग्रिप्स, जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा दातासी, जेम्स टॉड। तो दोस्तों 17वें का आंसर है ए, एडविन ग्रिप्स ने। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर की मैं तुम्हें बता देता हूँ, 1917 की पुस्तक है ये। कब की पुस्तक है, 1917 की पुस्तक है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यूजीसी नेट 2023 में ये प्रश्न बन रहेगा, दिसंबर में भी, याद रखना इस चीज़ को। 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य इतिहास के षष्ठ भाग या रीतिकाल रीतिबद्ध काव्य का संपादन किसने किया था दोस्तों। डॉक्टर नगेंद्र ने, पारसनाथ तिवारी ने और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और श्याम सुंदर दास ने। तो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के इतिहास के षष्ठ भाग रीतिकाल या रीतिबद्ध का संपादन किसने किया दोस्तों। तो नगेंद्र ने, पारसनाथ तिवारी ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, श्याम सुंदर दास ने। तो इसका आंसर है नगेंद्र ने दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1900 प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा,
वर्धा विश्वविद्यालय द्वारा, केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा। तो इसका आंसर है सी, बी आंसर है, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा किया गया था। 20वां प्रश्न की तरफ बनते हैं। मिस्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ। मिस्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है हिंदी नवरत्न, हिंदी साहित्य, मिस्र बंधु विनोद और शिव सिंह सरोज। तो 20वां प्रश्न बन रहा है, तो मैं आपको बता चुका हूँ साहित्य से संबंधित मिस्र बंधु विनोद है। मिस्र बंधु को हिंदी नवरत्न भी है दोस्तों, याद रखना। मिस्र बंधु की 1910 की पुस्तक है ये, 1910 में हिंदी नवरत्न आए थे। हिंदी साहित्य जो है कब क्या, ये हिंदी साहित्य 1929 की है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। शिव सिंह सरोज कब है, शिव सिंह सरोज कब आई है, 1883 में आई है दोस्तों, ठीक है। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार एक बार लाइक और कमेंट जरूर करना। अगला बनना है मिस्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग का प्रकाशित हुआ। देखो फिर आगे ऑप्शन भी नहीं लूंगा मैं आपके लिए। 1934 गारसादा तासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है, ये फिर से रिपीटेड है क्वेश्चन, तो इसमें हम ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे इस्तवारदा लिटरेचर एंदवी हिंदुस्तानी कर देंगे। सच्चे अर्थ में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, मिस्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान और भक्तमाल। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा बी या सी में, रामचंद्र शुक्ल में या मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में। तो फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ जो जाता है वो ऑप्शन सी जाता है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। क्योंकि दोस्तों ये लोग जो हैं अंग्रेज हैं, और अंग्रेज होने के बावजूद इन्होंने हिंदी का साहित्य लिखा हुआ है, और इतने अच्छे तरीके से इन्होंने सबसे पहले कालक्रम को भी ध्यान में रखा, और जो भी साहित्य की गतिविधियाँ होती हैं, जो भी साहित्य की नियम होते हैं, उन सबको फॉलो किया था। तो इसीलिए सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, ठीक है, 1888 का है। अगला प्रश्न है 24वां, हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है दोस्तों। देखो इनके जो मुख्य है ना वो तीन है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा का विकास। तो ये देखो ये रहा। हिंदी भाषा का विकास किसका है दोस्तों, मैं तुम्हें बता देता हूँ, श्याम सुंदर दास का है। मैं तुम्हें ऐसे ही बता देता हूँ, हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास का, 1924 की रचना है ये। और हिंदी साहित्य की भूमिका जो है 1940 की है। कितनी की है, 1940 की है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 की है, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 की है दोस्तों। तो आप जो भी रचना करते हैं तो आपको उनका सन एक बार जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्रम लगाने में आ जाते हैं यूजीसी नेट के पेपर में। 25वां क्वेश्चन है, गारसादा तासी के इस्तवार द लिटरेचर एंदो हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदुवी साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया दोस्तों। मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये अनुवाद जो है 1952 में हुआ है। कब हुआ है, हिंदुवी साहित्य का इतिहास नाम से 1952 में हुआ है। किशोरीलाल गुप्त ने किया, परशुराम चतुर्वेदी ने किया, लक्ष्मी नारायण लाल वारसेन ने किया, नंद दुलारे वाजपेयी ने किया। तो दोस्तों मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसका आंसर क्या है, सी, लक्ष्मी सागर वारसेन ने इसका करा हुआ था दोस्तों 1952 में। क्लियर बात आ रही है, किशोरीलाल गुप्त ने नहीं किया हुआ है। अगला क्वेश्चन बनना 26वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा था। ये इतना बड़ा प्रश्न है भाई साहब, मैं इसको स्टार मार्क बना देता हूँ, रुको एक मिनट, ये चल नहीं रहा पेन। ये बहुत मैन प्रश्न है भाई, ये बहुत 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 मैन प्रश्न है आपके लिए। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका में आया था। तो ये आया नागरी प्रचारणी पत्रिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर, हिंदी भाषा का विकास। तो देखो ये किस पुस्तक की भूमिका में आया था। यहाँ पे देखो दो चीज़ें आ रही, मैं इसको पहले डिलीट मार देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर चले जाता हूँ। ये क्वेश्चन तो समझाने वाला क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको मारते हैं डिलीट। किस पुस्तक की भूमिका में आया था। तो दोस्तों ये पुस्तक की भूमिका जो है ना हिंदी शब्द सागर की है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका थी। और उस भूमिका का नाम क्या था, हिंदी साहित्य का जो इतिहास इन्होंने पुस्तक लिखी उस भूमिका का जो नाम था ना हिंदी भाषा का विकास था। भूमिका का नाम जो है वो हिंदी भाषा का विकास था। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की भूमिका का नाम क्या था, हिंदी भाषा का विकास था। लेकिन वो बोला कि किस पुस्तक की भूमिका में आया था, तो हिंदी शब्द सागर की, ये काशी से प्रकाशित हुई थी दोस्तों, काशी से। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था, और भूमिका का नाम जो था हिंदी भाषा का विकास था दोस्तों। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है 27वां प्रश्न। देखो दोस्तों समय बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं तो मैं और लंबी क्लास लेता। हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है युग चेतना का सिद्धांत, उपयोगितावाद का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और विकासवाद का सिद्धांत। साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है युग चेतना का सिद्धांत, उपयोगितावाद का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, या फिर विकासवाद
वाद का सिद्धांत दोस्तों, तो सबसे है युग की चेतना, युग चेतना का सिद्धांत सबसे ज़्यादा मैन है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी जो मैंने आपको दी है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं कुछ ही टाइम बाद, 1-2 घंटे बाद मैं फिर से एक और पोस्ट डाल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2-4 ही घंटे बाद या शाम को। मैं रोज़ कम से कम 4 वीडियो डालूंगा ही डालूंगा, और धीरे धीरे अब मैं कॉन्सेप्ट की वीडियो डालने लग जाऊंगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।